नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और यह हिस्ट्री का मौर्य काल का दूसरा पार्ट का वीडियो है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। रामपुर व लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख किस राज्य में है? यह बिहार में है दोस्तों। रामपुर व लौरिया अरेराज तो आप जानते ही होंगे, फेमस है भोलेनाथ की नगरी के लिए। और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख किस राज्य में है? बिहार में है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अशोक किस अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया? रूमिनदेई अभिलेख में जो है दोस्तों खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के किस अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया? रूमिनदेई। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? प्रयाग के स्तंभ लेख को किस अभिलेख को रानी का स्तंभ लेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है दोस्तों प्रयाग के स्तंभ लेख को। अगला प्रश्न है, अगला मिलान करने वाला, चलिए देखते हैं। एक तरफ प्रांत है, एक दूसरी तरफ राजधानी है। उत्तरापथ का राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला है। कलिंग का राजधानी कहाँ है? तोशली है। कलिंग का राजधानी तोशली। दक्षिणापथ का राजधानी कहाँ है? सुवर्णगिरी है। दक्षिणापथ का राजधानी सुवर्णगिरी है। मध्य प्रांत का राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। मध्य प्रांत का राजधानी पाटलिपुत्र। अवंती का राजधानी उज्जैनी है। अवंती का राजधानी कहाँ है? उज्जैनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मौर्य शासक ने गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाया था? दशरथ ने करवाया। ध्यान दीजिएगा, किस मौर्य शासक ने गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाया था? दशरथ। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन जो है सही है। पहला नंबर देखिए, मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, यह सही है। मौर्य काल में उच्च अधिकारी को क्या कहते थे? तीर्थ। दूसरा नंबर, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। पूछेगा क्वेश्चन, समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का जो है प्रधान होता था। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, यह भी बात सत्य है। पूछेगा क्वेश्चन, प्रतिष्ठा क्या है? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। अगला प्रश्न है, प्रशस्ता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्रशस्ता क्या कौन है? तो ये जो राजकीय आज्ञा जो देते थे उसको लिखने का काम करता था प्रशस्ता। अगला प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? ए का मिलान जो है गलत है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या सही है। अंतपाल समवर्ती दुर्गों का रक्षक था। अंतपाल क्या है दोस्तों? समवर्ती दुर्गों का रक्षक। व्यवहारिक क्या है? दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक कौन है? व्यवहारिक क्या है? दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। द्वारिक जो है राजकीय द्वार रक्षक होता था। द्वारिक बोलते थे राजकीय द्वार रक्षक को। अगला प्रश्न, मौर्य काल के प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ अध्यक्ष है और संबंधित विभाग है। पौतवाध्यक्ष किसको बोलते थे? माप तौल के अध्यक्ष को बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, माप तौल के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? पौतवाध्यक्ष। और वाणिज्य के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? प्राणाध्यक्ष बोलते थे। वाणिज्य के अध्यक्ष को प्राणाध्यक्ष। और बुचराखाने का अध्यक्ष को क्या क्या बोलते थे? शुनाध्यक्ष। बुचखाने का अध्यक्ष कौन होता था? शुनाध्यक्ष होता था। टकसाल का अध्यक्ष को क्या बोलते थे? लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। अगला प्रश्न, मौर्य
प्रशासन में खरवास्टिक कितने ग्राम समूह होता है? 200। ध्यान दीजिएगा, मौर्य प्रशासन में खरवटिक कितने ग्राम का समूह होता था? 200। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के अधिकार को क्या कहा जाता था? सर्वमहामान्य। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सर्वमहामान्य। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? इसमें जो है एक और दो दोनों सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? गणकाध्यक्ष कहा जाता था, गणिकाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में पुलिस को गणकाध्यक्ष कहा जाता था, पुलिस को भी गणकाध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, राजकीय भूमि के व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? सुराध्यक्ष कहलाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी को क्या कहलाता था? सुराध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन कथन सही है? इसमें जो है सभी सही है। जूती हुई भूमि कृष्ट बोलते थे, जूती हुई भूमि को कृष्ट, बिना जूती हुई भूमि को स्थल बोलते थे, ऊंची भूमि को आकृष्ट बोलते थे, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती योग्य भूमि को क्या बोलते थे? अवैध मात्रिक भूमि बोलते थे, अदेव मात्रिक भूमि। अगला प्रश्न, मौर्य काल में कर की दर क्या थी? 1/5। मौर्य काल में कर की दर 1/5 थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डियोनिसस एवं हेराक्लिज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः किससे की जाती है? शिव और विष्णु से की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन मिलान जो है गलत है? सी नंबर गलत है। क्या सही है देखते हैं। सरकारी भूमि से लिया जाने वाला कर को क्या बोलते थे? सीता बोलते थे। आयात कर को क्या बोलते थे? प्रवेश बोलते थे। राज्य की ओर से सिंचाई कर को क्या बोलते थे? संतुबद्ध बोलते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन जो है सही है? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी सही है दोस्तों। कशापर्ण और पर्ण यह चांदी का होता था, सुवर्ण एवं निष्क सोना का होता था, मासक एवं काकनी तांबा का होता था। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासनों में सबसे छोटा कौन होता था? गोप। मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा गोप होता था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? इसमें 1 नंबर सही है। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, और ये दोनों गलत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह मिस्र का शासक था। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र का। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक का यह घोषणा करता है कि मैं जहां भी हूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह जो है 6वां शिलालेख में जो अशोक ने यह बात कही थी, मैं जहां भी हूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए मिल सकते हैं। यह 6ठा अभिलेख में कहा गया, 6ठा शिलालेख में। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? यही असत्य है दोस्तों, डी नंबर। मौर्य का राजकीय वर्ष जुलाई में आरंभ होता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मौर्य का राजकीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? यानी आरंभ होता है जुलाई में। अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान से भी पाए गए हैं, यह भी बात सत्य है।
अशोक के काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है? पूछा जाएगा क्वेश्चन। अशोक के काल में दक्षिण भारत में किस लिपि का विकास हुआ है? ब्राह्मी लिपि का। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था? ए और बी दोनों सही है। दीपवंश और महावंश। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था? दीपवंश और महावंश दोनों में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका से जो पता चलता है कि प्राचीन भारत में जो है दास की प्रथा नहीं थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेम ने पढ़ा था दोस्तों। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रीसेम। ध्यान दीजिएगा, कथनों पर विचार कीजिए कौन सही है। तीनों सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। क्वेश्चन बनता है यहां से, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। एक और क्वेश्चन बन गया यहां से। और बृहदत्त का हत्या किसने किया? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मणी मंत्री वासुदेव कण्व ने किया। अब पूछे जाएगा यहां से क्वेश्चन दोस्तों, देवभूति की हत्या कौन किया? वासुदेव कण्व ने किया। अगला प्रश्न बनता है यहां से, आंध्र ने कण्व राजवंश की अंतिम शासक को पद वंचित रखा था। पूछा जाएगा, आंध्र में कण्व वंश के अंतिम शासक का पद क्या रखा? वंचित रखा, मतलब कोई राजा नहीं हुआ। अगला प्रश्न बनता है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया गया है? जस्टिन ने जो है यह बात कही कि सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर मिला था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत करता है? इंडिका। अगला प्रश्न, अभिलेख जिसने यह प्रमाणित किया था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, सातवां किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक ने की गई थी? चंद्रगुप्त ने किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की सम्राट जो है अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने प्रभावित किया? कारुवाकी से जो है प्रभावित थे, क्योंकि कारुवाकी जो थी ये काफी धनवान मतलब दान दिया करती थी। इसी कारण जो अशोक थे इससे ज्यादा प्रभावित थे और यह काफी दयाशील थी। करुणा का भाव ज्यादा था इनके पास, मतलब समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता में से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगधी। ध्यान दीजिएगा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमगधी का। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प अभिलेख में अशोक ने प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है? कंगनहली। अगला प्रश्न, मौर्य शासन काल में पिंडकर एक कर था जो ग्राम में संयुक्त रूप से संग्रहित होता था। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है? पशु बलियों की निंदा की गई है, यानी भर्त्सना यानी निंदा बोलते हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की जो है निंदा की गई है। और तृतीय शिलालेख में अशोक ने धर्म के सिद्धांत को दिया है। और पंचम शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में कहा है, पंचम शिलालेख में। सातवां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राएं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, चलिए चलते हैं। अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र लेखक का परिचय मिलता है? यह जो है कुपान है सर, कुपान चाम का जो है उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अशोक के अभिलेखों में से किस एकमात्र अभिलेख में जो है लेखक का परिचय मिलता है? कुपान चाम में। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से जो है अभिलेख में अशोक बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास का स्वीकारोक्ति करता है। किसमें करता है दोस्तों? यह जो है भाब्रू का लघु शिलालेख में करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अशोक जो है बौद्ध त्रयी अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है किस अभिलेख में? तो भाब्रू का जो है लघु शिलालेख में करता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने का सूत्र द्विभाषी प्रलेखों में मिले हैं जो संबंध थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्राह्मी तथा ग्रीक से मिले हैं। देखिएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप जो था एक इतिहासकार है, उसके द्वारा अशोक ने अभिलेखों का अर्थ जो है, अशोक के जो जितना भी अभिलेख लिखा गया है उसका अर्थ बताया किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और द्विभाषी बताया है, दो भाषाओं में, जो ब्राह्मी लिपि और ग्रीक लिपि में बताया है। यूनानी और असमी भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण उल्लेख मिलता है, कंदहार में मिलता है। अगला प्रश्न, वह मौर्य शासक जिसने यमुना से अपने राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक मांग की थी? यह जो था दोस्तों बिंदुसार ने मांग किया। अब यहाँ पे एक मजे वाला बात है दोस्तों, मौर्य काल में जो था बिंदुसार, ये काफी रंगीन था, जिसने यूनान से वहां से दार्शनिक मंगाया। दार्शनिक मतलब लड़की, तो वहां से मना कर दिया क्योंकि यूनान के जो कानून के खिलाफ था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्रचलित माध्यम था पन। निम्नांकित किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप उल्लेख है? दिव्यवादन में। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के जो है मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? ये टकसाल का प्रभारी कर्मचारी था। अगला प्रश्न, निम्न में से कहां चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है? महाभाष्य में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य
दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? डाइमेकस आया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्र पर टीका है? भट्ट स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका जो है टीका है। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन जो है अर्थशास्त्र पर टीका है? भट्ट स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्म स्थलीय शब्द का तात्पर्य क्या था? न्यायालय था। अगला प्रश्न, समझा जाता है कि मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर निम्नांकित से प्राप्त किया जाता था। चुनार से प्राप्त किया जाता था। अगला, अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में से नियुक्त थे। तक्षशिला, तोसली उज्जैनी में नियुक्त था। जो कुमार था यह कहाँ नियुक्त था? तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका अशोक के अभिलेखों में से उल्लेख हुआ है? चोल, सत्यपुत्र, चेर, पांडे। अशोक के अभिलेख में जो है चोल और सत्यपुत्र, चेर और पांडे का उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? यहां पे देखना है, भाग नहीं था। कामरूप जो था अशोक का भाग नहीं था। कौन कौन था? कलिंग था, कर्नाटक था और कश्मीर भी था। अगला प्रश्न, जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? उज्जैन में मानी जाती है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, मौर्यकालीन अक्षपटलाध्यक्ष कौन थे? मुख्य लेखाकार थे। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में नगर व्यवहारिक महापात्र कौन से अधिकारी थे? न्यायिक थे। ध्यान दीजिएगा, अशोक के अभिलेखों में नगर व्यवहारिक महापात्र कौन से अधिकारी थे? न्यायिक थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।